तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर का मॉडल पेपर, जो कि यूट्यूब पे वगैरह कोई नहीं करवा रहा है, बट हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। इसको मॉडल पेपर करने के बाद आपका एटलीस्ट कम से कम 30 से 35 मार्क एकदम कंफर्म है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन बताऊंगा वो हर साल रिपीट हो रहे हैं, और कुछ नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि एआई है, तो उसका भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को कंप्यूटर का मॉडल पेपर है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि मतलब पहले क्या होता है कि यहाँ पे मॉडल पेपर में यहाँ पे आपको देखोगे कक्षा 10 का कंप्यूटर कोड नंबर 941 है। यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, और यहाँ पे पूर्णांक 70 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, और यहाँ पे जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर देना है। मतलब कि OMR सीट आएगी एक, वहाँ पे 20 बहुविकल्पी रहेंगे, वहाँ पे उसको ऐसे ऐसे मतलब कि यहाँ पे ऐसे रंगोगे जिसका सही रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4, जो सही रहेगा उसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऐसे गोला कर दोगे, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खंड अ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे न तो काटे और ना ही इरेज करें, या ना ही व्हाइटनर लगाए। व्हाइटनर का तो एकदम थोड़ा सा भी यूज मत करना अपने बोर्ड के पेपर में, ठीक है, कंप्यूटर के। बाकी खंड अ में जो सॉरी ख में, वहां पे आपको लिखने का क्वेश्चन है। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसा आ सकता है। यहाँ पे देखोगे खंड अ में तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे 20, यहाँ पे आपको प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, और यहाँ पे 20 अंक का है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी और जो नेक्स्ट वीडियो किस मॉडल पेपर पर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, उसका मैं आपको कवर करके लाऊंगा। ठीक है, फिलहाल कंप्यूटर का करते हैं। अभी 2 से 3 कंप्यूटर का मॉडल पेपर और भी आएगा। यहाँ पे देखोगे प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे सी भाषा का विकास कब हुआ था। 100% गारंटी आपके पेपर में आएगा, यूपी बोर्ड में हो पक्का आएगा। ठीक है, सी भाषा का विकास कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 1972 में सी भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, किसी वेरिएबल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है, किसी वेरिएबल का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब कि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, ये बदलते नहीं है, तो इसलिए ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 4 8 5 और यहाँ पे 2, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये 8 होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है। यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इफ डॉट एल्स, यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब ये सभी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री का पेपर हो, फिजिक्स, हिंदी, कंप्यूटर, जो भी कोई भी पेपर हो, अगर ये सभी दिया है मतलब कि यही क्वेश्चन आंसर सही होगा। आपको इधर उधर मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मतलब कभी कभार गलती हो सकता है, ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में ये सभी है, तो यही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे एन स्टीयरिंग वी आर इंडियन के लिए एन का क्या मान होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मान पूछा है, एन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ए 13, बी 3 और यहाँ पे 14 और ये 12। एन स्टील वी आर इंडियन के लिए यहाँ पे एन का मान यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाइनरी खोज से पूर्व इनमें से कौन सी क्रिया अनिवार्य होती है। यहाँ पे अनिवार्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमिक सर्च, सर्चिंग और यहाँ पे मर्जिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे सॉर्टिंग, सॉरी सर्चिंग नहीं था, सॉर्टिंग था। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन है मतलब कुछ ऐसा ही है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 100% गारंटी है कि ये आपके पेपर में आ जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल है, यहाँ पे सी भाषा का स्टेटमेंट है, आइडेंटिफायर है और संपूर्ण प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये नंबर देख लो, सबसे बड़ा है और यही सही होगा, क्योंकि सी प्रोग्राम का आत्मनिर्भर मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे किसी संरचना, स्ट्रक्चर, डेटा प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड है। यहाँ पे आपको कीवर्ड के बारे में कुछ वगैरह बताना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक और यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे बताना है किसी संरचना, स्ट्रक्चर, डेटा प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड, मतलब इस ये जैसे कि स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, स्ट्रक का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
एक डेटा सूची में से किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी डेटा सूची में एक तत्व की खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे सर्चिंग, सर्टिंग, मर्जिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सर्चिंग होगा, क्योंकि आप लोग किसी फाइल से यहाँ पे आप किसी को ढूंढ रहे हो या किसी के इमेज, तो वो सर्चिंग में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल में डाटा जिस क्रम में लिया जाता है उसी में वो संग्रहित हो जाता है ऑलरेडी ऑटोमेटिक। ठीक है, जहाँ पे उसको जाना रहता है, जैसे इमेज है तो इमेज में, म्यूजिक है तो म्यूजिक में। ठीक है, हाँ। क्लास कैसे लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है, आप लोग लाइक करते हो मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया से आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डाटा फाइल है, क्रमिक फाइल है, और यहाँ पे रैंडम फाइल, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्रमिक फाइल। इसमें ही मतलब क्रम से चला जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस फंक्शन का चयन करें जिसका उपयोग किसी फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो पुट्स है, और यहाँ पे पुट्स, और यहाँ पे ये ब्रैकेट भी है, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना। और यहाँ पे एफ पुट है, और यहाँ पे एफ गेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एफ पुट्स। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थीम चेंज कर लेता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड का, थोड़ा सा बाय मिस्टेक दिक्कत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 11, फाइल डेटा का प्रकार क्या है। ठीक है, फाइल डेटा का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे आपको केवल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और यहाँ पे केवल यूनियन, और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केवल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 12 नंबर। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कौन सा एआई का एक घटक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है, ये भाई एकदम 100% है कि आपके पेपर में आएगा। यूबी बोर्ड के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में ये क्वेश्चन रहेगा, उठा के देख लेना, नहीं आएगा तो फिर बोलना। ठीक है, आप कहीं से भी हो, यूबी बोर्ड से अगर पढ़ते हो, आप में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। यहाँ पे रहेगा ए, सीखना, प्रशिक्षण, और यहाँ पे डिजाइनिंग और पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सीखना, एआई मतलब सीखना है। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी करवा सकते हो एआई से, इस समय फिलहाल तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एआई से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका स्क्रीनशॉट लेना हमेशा, मतलब कह सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट, मतलब कि इस बेसिक एडवांस को आप लोग को सीख के चलना है। आपको अगर जीवन लाइफ में अगर आगे सर्वाइव करना है तो एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान रखना एआई वाले। यहाँ पे ए है पर्ल, जावा, प्रोलाग और LICP। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्ल। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम ड्रोन का आविष्कार कब हुआ था। ड्रोन का आविष्कार कब हुआ था, अब यहाँ पे ड्रोन से युद्ध हो रहा है। ठीक है, बाकी किस किस भाषा में, मतलब कहाँ कहाँ क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल 1 नंबर का है, तो उसमें क्या होगा बताता हूँ। कब, जैसे कि प्रथम ड्रोन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1849, 1898, 1915, 1935। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1915 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 15 यूएवी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे 1 नंबर का ये भी है, मतलब कि इसका मतलब वो बोलते हैं कि यूएवी मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, और यहाँ पे अनमैन्ड, यहाँ पे एरियल व्हीकल, और यहाँ पे अनमैन्ड एरोप्लेन व्हीकल, और यहाँ पे अनमैन्ड एरोप्लेन व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाकी 2 सेम लग रहे हैं और बाकी 2 थोड़ा सा अलग है, बट वो भी अपने आप में सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ पे अननेम्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन, और यहाँ पे एरियल और एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, बी वाला। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, साइबर सुरक्षा का एक घटक है। साइबर सुरक्षा को आपको देखो एडवांस हैकिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको हैकिंग के रिलेटेड भी कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में बेसिकली क्या है, सी भाषा है, प्रोग्रामिंग है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर में क्या हैकिंग वगैरह थोड़ा होता है ज्यादा, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई, और यहाँ पे डाटाबेस, और यहाँ पे हमले। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, हमले। साइबर सुरक्षा का एक घटक है हमला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे स्यूफिंग है। ठीक है, यहाँ पर स्यूफिंग बताना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर पर बनना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बदलना, पॉप अप विज्ञापन बदलना, और यहाँ पे वैध दिखाने वाली वेबसाइट को बदलना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, वैध दिखाने वाली वेबसाइट को बदलना स्यूफिंग का काम है उसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स के किस माध्यम से अपना लैपटॉप OLX पर बेचता है।
तो यहाँ पे B2B, B2C, C2C इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जैसे देखो OLX वेबसाइट है, अगर मान लो मुझे ये पेन ही बेचने हैं तो मैं OLX पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट आईडी दे सकता हूँ, वो मेरे को कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे से मुझसे ये खरीद सकता है। बट आपको वही बताना है कि मतलब वो कैसे खरीदता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसके B2B मतलब होता है कि जैसे कह सकते हो ना, यहाँ पे ये कस्टमर हो गया और यहाँ पे बेचने वाला हो गया, और यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर हो गया। तो मतलब किस भाषा से आप इसको बेच सकते हो वहाँ पे OLX पे, तो यहाँ पे C होगा, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। मैं दूसरे को किसी से बेच रहा हूँ, मैं किसी का मतलब सहारा नहीं ले रहा हूँ कि मैं कंपनी के दे रहा हूँ, कंपनी किसी और को बेच रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे हो जाएगा ये सिंगल यूज के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे ई गवर्नेंस में ई का अर्थ है। ई गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर वो विकल्प है बाई Amazon.com किस सेगमेंट में संबंधित है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे B2B, B2C, C2C, C2A, तो यहाँ पे B2C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपको लिखने के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। लगभग 20 से 25 शब्द में प्रत्येक 5 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 2 नंबर का रहेगा, टोटल 10 अंक के रहेंगे। अब इसमें देखो बहुविकल्पी में क्या होता है, आप लोग मतलब कि एक टिक करते हो, नंबर मिल गया, अगर सही हुआ तो, गलत हुआ तो कट गया। इसमें आपको थोड़ा सा बना के भी लिख दोगे तो हो जाएगा। वैसे तो मोबाइल सभी चलाते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से, आई थिंक, ठीक है। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखो, उसका आपको मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी लाया हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, कंप्यूटर का पेपर आपका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फाइल, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन हेडर फाइल क्या है कि 2 हेडर फाइलों के नाम लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का ये है। उसके बाद यहाँ पे सी भाषा के प्रमुख डेटा टाइप कौन से हैं उनके नाम लिखिए। सी भाषा बोला था इंपॉर्टेंट है, आ गया लिखने के लिए। उसके बाद सी भाषा कितने लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं कि 2 के नाम लिखिए, ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे पेलोड के आधार पर ड्रोन के कुल कितने प्रकार होते हैं, ड्रोन वाला हमला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रेलेंट का प्रमुख कार्य क्या है, ये भी बताना है। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका बारी बारी से आंसर जानते हैं और कैसा है। सबसे पहले हेडर फाइल क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना है, ठीक है। स्टूडियो थोड़ा सा कह सकते हो बैग में रोड पे है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हेडर फाइल क्या है, किन्हीं 2 हेडर फाइल के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आंसर में देख लो, हेडर फाइल एक फाइल है जिसमें सी और यहाँ पे C++ घोषणाएं और मैक्रो परिभाषाएं होती हैं, जिन्हें कई स्रोत फाइलों के बीच साझा किया जाना होता है, और जानकारी को हेडर फाइल में केंद्रीकृत करने से प्रोग्राम का निर्माण और अद्यतन आसान हो जाता है, ठीक है। कुछ मानक हेडर फाइलें हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो ये studio.h और यहाँ पे mat.h, ये मानक इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए, और यहाँ पे ये गणितीय कार्यों के लिए ये मतलब फाइल है जो कि इनका मेन कीवर्ड है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सी भाषा का प्रमुख डाटा टाइप, इसको बताना है। तो बस 2 लाइन लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना है यहाँ पे, सी भाषा का प्रमुख डाटा टाइप इंट, फ्लोट, 4 और डबल, और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग भाषा में 4 बुनियादी डाटा प्रकार डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। बस 2 नंबर लिख दोगे, 2 लाइन लिखोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल भाई क्वेश्चन है, और मतलब ये फिक्स ही होते हैं। सी भाषा एकदम 100% है कि आप पे आएगा, 2 3 5 सब में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी भाषा में कितने लूपिंग स्टेटमेंट है कि 2 के नाम लिखिए। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सी भाषा की है। अब क्यों है, और ये भी यूपी बोर्ड 2000 मॉडल पेपर है, ये भी आपको पता है। तो जब यूपी बोर्ड जारी किया है और मैं जब पेपर अपना दिया था तो मैं खुद इसको मतलब कि फील किया था, सी भाषा में कुछ ज्यादा ही आया था पेपर में बना था। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी समय जुड़ा था, ठीक है, नेटवर्क से हमारे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा कुछ है था, और बाकी सी भाषा तो इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। जैसे कि यहाँ पे आंसर देखोगे, सी भाषा में 3 लूपिंग स्टेटमेंट है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर, व्हाइल और यहाँ पे डू व्हाइल, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे पेलोड के आधार पर ड्रोन के प्रकार। ड्रोन के प्रकार होते हैं कि मतलब बताने कि कितने प्रकार के ड्रोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आंसर में तो पेलोड के आधार पर ड्रोन के 5 प्रकार हैं। जैसे कि पेलोड वजन के आधार पर ड्रोन को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे नैनो, माइक्रो, स्मॉल और यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे लार्ज। ये इसके मतलब मैं एक्स्ट्रा से आपको मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। बाकी आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये 2 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बस नैनो, माइक्रो और स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये लिख लेना है। ये इतना मत लिखना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए
लाया हूँ कि कौन कौन कितना मतलब कैसे आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे 250 ग्राम तक वजन वाले ड्रोन यहाँ पे नैनो वाले आते हैं, उसके बाद माइक्रो वाले 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच वजन वाले ड्रोन आते हैं। तो सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो बस आप ये उदाहरण में लिख देना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, स्ट्रैक्ट और स्ट्रेन का प्रमुख कार्य क्या है। 1 मिनट ब्रो। हाँ, आंसर ठीक है। तो स्ट्रैक्ट फंक्शन का प्रमुख कार्य दो स्ट्रिंग को जोड़ना, और यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट। और स्ट्रेन फंक्शन का प्रमुख कार्य एक स्ट्रिंग की लंबाई लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैक्ट यहाँ पे इस वाले का मान है, यह फंक्शन एक स्रोत स्ट्रिंग को गंतव्य स्ट्रिंग के अंत में जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेन का है, यह फंक्शन स्ट्रिंग में मौजूद वर्डों की संख्या की गणना करता है जिसमें नल कर्ण यहाँ पे ये 0 और शामिल नहीं होता है। थोड़ा सा ये मेरे को कह सकते हो कि आंसर थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस लग रहा है, बट आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेपर में आएगा, ऐसा है। ओके, ठीक है। अगला जो रहेगा आपको यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग 40 से 50 शब्द, प्रत्येक चार जैसे 4 क्वेश्चन है, 3 अंक का है, 12 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 क्वेश्चन है। सी कैरेक्टर सेट क्या है, इसके अंतर्गत कौन से कैरेक्टर शामिल होते हैं। उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस क्या है, और यहाँ पे साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पे एआई को परिभाषित करते हुए उनके जनक का नाम बताइए। एआई और यहाँ पे सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो। उसके बाद यहाँ पे साइबर सुरक्षा का भी मतलब कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर है तो भाई साइबर सुरक्षा तो करना ही पड़ेगा, एडवांस हैकिंग, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी कैरेक्टर सेट क्या है, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। सी कैरेक्टर सेट उन सभी मान्य वर्डों का संग्रह है जिनका उपयोग सी प्रोग्रामिंग भाषा में कोड लिखने के लिए किया जा सकता है। इसमें अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह और नियंत्रण वर्ड शामिल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, उसका है साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर, साइबर सुरक्षा उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और संगठनों को साइबर हमलों से बचाती है। साइबर सुरक्षा एक महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 4 मतलब कि महत्व बिंदु है, इसको आपको थोड़ा सा समझा देना है। कैसे, थोड़ा सा ये 3 नंबर का है तो थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे यह व्यक्ति और संगठनों की संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बनाए रखने में मदद करती है, जिसे सुरक्षा भंग होने पर गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने से बचती है, ठीक है। ये साइबर सुरक्षा के कुछ महत्व हैं। जैसे ये डेटा संग्रहण को सुरक्षित करती है और अतिरिक्त पहुंच को रोक सकती है, जिससे कि डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट यहाँ पे मैं हाइड कर देता हूँ। हाँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जाता हूँ। इसको आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एआई को परिभाषित करते हुए उनके जनक का नाम बताइए, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कंप्यूटर विज्ञान के एक शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसी मशीन बनाना है जो मानव बुद्धि का नकल कर सके, ठीक है। एआई का जनक आमतौर पर अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी और यहाँ पर को माना जाता है, बट उन्होंने 1955 में कृत्रिम बुद्धिमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा और 1956 में डार्टमाउथ में पहला एआई सम्मेलन आयोजित किया, जिसे एक क्षेत्र के रूप में एआई की स्थापना माना जाता है, ठीक है। कितने में माना जाता है, 1956 में। इसको आप लोग को याद रखना है। हो सके तो बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब एआई का गठन हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, बाकी भाई ठंड बहुत है भाई, सुबह सुबह 6 बजे स्टूडियो में आके शूट कर रहा हूँ। सुबह अगर बाय मिस्टेक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो समझ आऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लगभग 40 से 50 प्रत्येक 3 अंक का है और 4 क्वेश्चन है, 12 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा उससे लॉन्ग है, यहाँ पे 40 से 50 शब्द बोला है और वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बस चेंज करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताइए, 3 नंबर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सी भाषा, आपको बोल रहा हूँ बार बार कि सी भाषा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को आपको बताना है कि ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे वगैरह कैसे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लाभों का हानियां समझाइए, ठीक है। प्रमुख लाभ एवं हानियां समझाना है कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का आपको बताता हूँ। ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग, मतलब कि कैसे कैसे प्रयोग अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर में यहाँ पे चलते हैं। आंसर में होगा ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग कार्य प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कृषि, निगरानी, आपदा प्रबंधन और सैन्य कार्य शामिल है। मतलब कि हर प्रकार के क्षेत्रों में ड्रोन का आविष्कार, मतलब आविष्कार तो हो गया है, मतलब प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे कृषि,
और यहाँ पे निगरानी, आपदा प्रबंधन, और यहाँ पे सैन्य कार्य, और यहाँ पे फोटोग्राफी, इन सारे वगैरह पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि कृषि में क्या होता है, फसलों की निगरानी, सिंचाई प्रबंधन और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए, मतलब कि दवा का छिड़काव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे निगरानी और सुरक्षा में सीमाओं की निगरानी, सार्वजनिक सुरक्षा और जासूसी के लिए। और यहाँ पे आपदा प्रबंधन में खोज और बचाव कार्यों में सहायता और प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए। और सैन्य कार्य में रिमोट गाइडेड एरियल मिसाइल लॉन्चर और टोही मशीन के लिए। और फोटोग्राफी और वीडियो में हवाई दृश्य और डेटा एकत्र करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको समझाना है। उसके बाद हाँ, साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और याद कर लेना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सी भाषा की मुख्य विशेषता बताइए। तो यहाँ पे सी भाषा की मुख्य विशेषताओं में इसकी सरलता, पोर्टेबिलिटी और सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त शामिल है। सी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं, जैसे कि सरलता, पोर्टेबिलिटी, और यहाँ पे मध्य स्तरीय भाषा, और यहाँ पे मॉड्यूलरिटी, और यहाँ पे पॉइंटर का समर्थन। तो ये कुछ मतलब कि यहाँ पे कुछ भाषा है आपको, और इसका पॉइंट है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है, सी भाषा एकदम इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब कह सकते हो कि एक दिन नहीं खाना खाओगे फिर भी चलेगा, बट आपको सी भाषा पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, तब कंप्यूटर लियो तो फिर ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नंबर उठेगा। बाकी ये आपको फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक मॉडल पेपर में क्या चाहिए भाई, कैसा कैसा फिक्स बताऊँ, आप ये बताओ। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का प्रमुख लाभ तथा सावधानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कि पेमेंट करते हो, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट होता है वगैरह, तो इसमें मतलब कि मुख्य सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कि हमारा पैसा मतलब कहीं डूब न जाए, फंस न जाए, थोड़ा सा बचने के लिए। ठीक है, तो कुछ चलो बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के प्रमुख लाभ में सुविधा, गति और सुरक्षा शामिल है, जबकि प्रमुख सावधानियों में डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव शामिल है। ठीक है, तो दोनों बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लाभ, सुविधा, कहीं से भी कभी भी भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है पेटीएम घर से ही कर सकते हो, दुकान पे किसी को भेज दो, वहां से वो ला देगा, आपका ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, गति, लेन देन तुरंत या बहुत कम समय में संसाधित हो जाता है। उसके बाद सुरक्षा, भौतिक नकदी से ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि चोरी का जोखिम कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड, सभी लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे बजट बनाना और निगरानी करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ये मतलब कि लाभ है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट जाओगे तो सावधानियां भी इसमें बरतनी होती है, नहीं तो फिर आपका पेमेंट भी डूब सकता है। जैसे डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और यहाँ पे सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका थोड़ा सा डाटा भी चोरी हो सकता है। उसके बाद फिशिंग, धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश में सावधान रहे जो संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, सुरक्षा कमजोरियों से बचने के लिए एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करें। जब आपका सिस्टम अपडेट आता है, ऐप अपडेट आता है, तो आप उसका मतलब अपडेट कर दिया करिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि वो उसी के लिए होता है, आपके बचाव के लिए, ना कि आपके दिक्कत के लिए। हाँ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप लोग डाउनलोड करोगे आपका मोबाइल पूरा हैंग कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान मतलब कि पढ़ के उसमें क्या लिखा है उसके बाद आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख लाभों एवं हानि को बताना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में आपको आंसर में लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के प्रमुख लाभों में स्वचालन क्षमता और बेहतर निर्णय लेने शामिल है, जबकि हानियों में नौकरी छूटना और यहाँ पे गोपनीयता संबंधी चिंताएं और नैतिक मुद्दे शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगला जाओगे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ बताना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसको लिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि नंबर भी 3 नंबर है और 40 से 50 शब्द बोला है, तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। स्वचालन, और यहाँ पे जैसे कि दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित करना, जिसमें उत्पादकता बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे बेहतर निर्णय लेना, विशाल डेटा सेट के आधार पर अधिक सटीक और डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद करता है। उसके बाद व्यक्तिगत कारण, उपयोगकर्ता की प्राथमिकता को आधार पर व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना। ठीक है, यहाँ के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ हो गए। उसके बाद जो अगला रहेगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हानियां। ठीक है, इसके क्या क्या हानियां हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे नौकरी छूटना। नौकरी कैसे छूट सकती है, चलो यहाँ पे स्वचालन के कारण कुछ क्षेत्रों में मानवीय श्रम की आवश्यकता कम हो सकती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो जैसे आपको पता है भाई कि अब सब काम आर्टिफिशियल से हो रहा है। मान लो आई थिंक एडिटिंग भी आर्टिफिशियल से हो जा रही है,
तो अब एडिटर का तो काम खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, बट वैसा नहीं कि पूरा से खत्म हो जाएगा, बट खत्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी कुछ वगैरह आर्टिफिशियल मशीनें भी आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब मजदूर वगैरह जो छोटे लोग होते हैं उनके भी थोड़ा सा हक कुछ छीना जा रहा है। और उसके बाद गोपनीयता संबंधी चिंताएं, बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने और संसाधित करने से गोपनीयता के मुद्दे उत्पन्न होते हैं। और नैतिक मुद्दे, एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रह बहस और यहाँ पर निर्णय लेने की जवाबदेही से संबंधित नैतिक प्रश्न, और यहाँ पे उच्च लागत एआई सिस्टम का विकास और कार्यान्वयन महंगा हो सकता है, ठीक है, आपको पता है भाई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 50 से 60 शब्द में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, टोटल 8 नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या है भाई लोग, यहाँ पे ई कॉमर्स के इतिहास तथा उसके प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। 101% गारंटी है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाएगा, ई कॉमर्स याद करके जाना, ठीक है। अभी आंसर बताऊंगा, ठीक है, वेट करो। उसके बाद फाइल क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा। और नहीं तो फंक्शन क्या है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं 2 का आंसर आपको बताऊंगा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। सर्दी से भाई क्या बताऊं, परेशान हूं मैं भी। ई कॉमर्स, ठीक है, ऐतिहासिक तथा उसके प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। आंसर, ई कॉमर्स का इतिहास 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और यहाँ पे ईडीआई, ठीक है, जैसे कि तकनीकों के साथ शुरू हुआ, जिसने कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज का आदान प्रदान करने में सुरक्षा बनाया। आधुनिक इंटरनेट के विकास के साथ ई कॉमर्स का विस्तार हुआ और आज यह इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण में आपको बताना है कि कैसे कैसे होता है ई कॉमर्स का उपयोग, जैसे कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस हो गया, जैसे कि वहाँ पे ओलेक्स पे बोला था ना कि ये इस पेन को कैसे बेचना है, बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे B2C, बिजनेस टू कस्टमर, सॉरी कंज्यूमर। यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं बिजनेस वाले को किसी को दूंगा, फिर वो कंज्यूमर को जो खरीद रहा है उसको देगा, कस्टमर को, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है। बट यहाँ पे ओलेक्स पे क्या होता था, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर हो सकता है, डायरेक्ट मैं बेचूंगा और जिसको लेना है वो ले लेगा, बिजनेस मतलब कि किसी कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे C2B, यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ इसको तो कह सकता हूँ कंपनी में नहीं बेच सकता। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, फाइल क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों को समझाइए। तो फाइल क्या है, इसको प्रमुख प्रकारों को समझाना है। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे, फाइल एक नाम दिया गया है डेटा का संग्रह है, जिससे कंप्यूटर स्टोरेज पर संग्रहित किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकारों में टेक्स्ट फाइलें, डेटा फाइलें, प्रोग्राम फाइलें और सिस्टम फाइलें शामिल है, जो विभिन्न प्रकार की जानकारी और निर्देश संग्रहित करती है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, फाइल क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, याद करने के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 150 शब्द में लिखना है, प्रतीक का 2 रहेगा, 8 नंबर का रहता है। और सच बताऊं तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है आपको बता रहा हूँ, 8 नंबर आपके यहीं पे पक्के हो रहे हैं। फिर अभी देखो ध्यान से, ठीक है। सर्चिंग क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए लगभग 150 शब्दों में, अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है, एरे, एरे, ठीक है, दिख रहा है। एरे के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, और यहाँ पे एक डायमेंशन एरे को घोषित या परिभाषित करने के तरीके का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहो तो वो लिख सकते हो, दोनों ही आएगा आपके पेपर में, याद रखना, वो भी 8 नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सर्चिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखोगे सर्चिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको सर्चिंग में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च होता है, तो आपको बताऊंगा, ठीक है। सर्चिंग क्या है, सर्चिंग डेटा संरचना में एक विशिष्ट तत्व को खोजने की प्रक्रिया है। यह कोई प्रकार की होती है, जिनमें प्रमुख है लीनियर सर्च और यहाँ पे बाइनरी सर्च, ठीक है। उसके बाद लीनियर सर्च में क्या लिखना है, परिभाषा। लीनियर सर्च जिसे अनुक्रमिक खोज भी कहते हैं, एक साधारण खोज एल्गोरिथम है जो सूची या एरे में प्रत्येक तत्व को क्रमिक रूप से तब तक जांचता है जब तक कि वह वांछित तत्व मिल नहीं जाता है। उदाहरण, यदि हमारे पास एक एरे 10, 20, 30, 40, 50 है और हम 30 खोजना चाहते हैं, तो लीनियर सर्च पहले 10 फिर 20 और अंत में 30 की जांच करेगा और इससे खोज लेगा। और यहाँ पे जो बाइनरी सर्च रहेगा, उसके बाद जो बाइनरी सर्च रहेगा, इसमें क्या है, परिभाषा। बाइनरी सर्च एक कुशल खोज एल्गोरिथम है जो केवल क्रमबद्ध स्पोर्टेड एरे पर काम करता है।
यह एरे को बार बार दो हिस्सों में बांटता है और मध्य तत्व की तुलना वांछित तत्व से करता है। उदाहरण, यदि हमारे पास एक क्रमबद्ध 10, 20, 30, 40, 50 है और हम 40 खोजना चाहते हैं, तो बाइनरी सर्च पहले मध्य तत्व 30 की जांच करेगा, फिर दाईं ओर के उप एरे 40-50 में मध्य तत्व 40 की जांच करेगा और इसे खोज लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या है सर्च? उसके बाद जो अम, अगला है, मतलब कि खत्म हो गया पूरा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट था सब आपको बता दिया। ये कमजोर छात्र अगर जो भी हो भाई लोग, एकदम ध्यान से इस मॉडल पेपर को फिर से शुरू करके फिर से देख लो। और यहाँ पे इसका कोड नंबर 836 यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख रहा है, बट ये कोड नंबर 927 का था जो यूपी बोर्ड ऑफिशियल आपका मॉडल पेपर मतलब दी थी, तो उसको हम लोग सोल्व करवा दिए। बाकी जो नेक्स्ट मॉडल पेपर किस पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी चल दो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।